हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्क्वायर क्लासेस ऑनलाइन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ये एक्सक्लूसिव फॉर एलटी साइंस के लिए है, लेकिन आप पशुधन प्रसार अधिकारी और इसके अलावा वन दरोगा और इसके अलावा आप रेशम निरीक्षक के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 100% इसके लिए भी यूजफुल होगी, क्योंकि हम एनसीईआरटी को 100% इंक्लूड करेंगे, 100% एनसीईआरटी को शामिल करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हायर लेवल के भी होंगे, क्योंकि हमें एलटी का सिलेबस कवर करना है पूरी तरह से। और एलटी का सिलेबस कवर करना है यानी कि एलटी में ग्रेजुएशन लेवल का भी आता है, इसलिए हमें थोड़ा हायर लेवल पे भी जाना है। लेकिन हम एनसीईआरटी को 100% इंक्लूड करेंगे। और मैंने इससे पहले जेनेटिक्स में भी 3 वीडियो डाली है, और अभी जेनेटिक्स में भी मैं बहुत जल्दी उस टॉपिक को ख़त्म करने वाला हूँ। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अलावा मैंने रिप्रोडक्शन पे भी कुछ वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए की लंबाई निर्भर करती है। डीएनए की जो लंबाई है दोस्तों, वो निर्भर करती है डीएनए में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर। डीएनए में जितने अधिक न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीएनए की लंबाई उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे इस पे। जीवाणु भोजी साई 174 यानी कि बैक्टीरियोफेज साई 174 में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है 5386। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलटी, जब एलटी का पेपर 200 नंबर का होता था ना, एलटी का पेपर 200 नंबर का लगभग 2014-15 में, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था। लेकिन उस समय थोड़ा अलग से आया था। उसने कहा था कि बैक्टीरियोफेज साई 174 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, एसएस डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है साई 174। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या है वो है 5386। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है जीवाणु भोजी लैम्ब्डा यानी कि बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा में क्षार युग्मकों की संख्या 48,502 बेस पेयर होते हैं भाई। बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा में 48,502 बेस पेयर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर कह रहा है न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या और यहाँ पर कह रहा है बेस पेयर, क्षार युग्म। तो सीधी सी बात है कि ये क्या करे, बेस पेयर। बेस पेयर की बात कर रहा है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मिलकर बना है। यानी कि बेस पेयरिंग कब होगी, जब 2 स्टैंड होंगे तो तभी तो पेयरिंग होगी, 2 बेसों के बीच में पेयरिंग, तो बेस पेयर। तो यानी कि ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना है और जिसमें 48,502 बेस पेयर है। इसके अलावा एस्चेरिचिया कोलाई में होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, और ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना होता है। और अगला है मनुष्य का अगुणित डीएनए। अगुणित यानी कि हैप्लॉइड डीएनए हो जाए तो ह्यूमन का जो हैप्लॉइड डीएनए है वो होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और डिप्लॉइड में कितना हो जाएगा, अगर डिप्लॉइड हो जाएगा द्विगुणित डीएनए होगा तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा भाई इसका। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बना है और बाकी ये सब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मिलकर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सीधी सी बात है कि प्रतिशत की बात कर रहे हैं ना, तो जितने भी ये बेस पेयर हैं सबको 100%, टोटल है 100%। जो भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, परसेंट में बात करें तो 100% मान लो। ठीक है, अब इसमें जो साइटोसिन है, साइटोसिन कितना है, 20%। साइटोसिन है 20%। हमेशा 4 गफ के नियम के अनुसार होता है, ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन के और एडेनिन बराबर होता है थाइमिन के। यानी कि जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा और जितना एडेनिन होगा उतना क्या होगा, थाइमिन होगा। तो सीधी सी बात है कि साइटोसिन कितना है, साइटोसिन है 20%, तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा, 20%। क्योंकि डीएनए स्टैंड में इन दोनों की अमाउंट बराबर होती है और एडेनिन और थाइमिन इन दोनों की अमाउंट बराबर होती है। तो कुल कितना हो गए, 20-20 40, तो 40% तो ये दोनों हो गए। अब 100 में से 40 गया, अब बचा हमारे पास 60%। अब ये साइटोसिन और ग्वानिन
साइटोसिन सॉरी एडेनिन और थायमिन, एडेनिन और थायमिन कितना है, ये भी बराबर होते हैं, तो दोनों का आधा कर दो तो एक हो जाएगा 30% और अगला भी हो जाएगा 30%। समझ गए ना? तो एडेनिन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, एडेनिन 30%। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगला देखिए, हिस्टोन प्रोटीन है क्षारीय ऋणावेशित, क्षारीय धनावेशित, अम्लीय धनावेशित और लास्ट विकल्प यहां नीचे लिखा है मैंने अम्लीय ऋणावेशित। तो ये क्षारीय धनावेशित होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन पे, और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ही डीएनए नेगेटिव चार्ज का होता है, डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, और ये क्षारीय धनावेशित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन का आधार, बैकबोन आधार का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पे बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं जब विकल्प आता है। देखो, जो बैकबोन बनी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है केवल, उसमें नाइट्रोजन बेस नहीं होता है बैकबोन पर, बैकबोन सिर्फ शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, ये देखो बैकबोन, ये है बैकबोन, ये तो अंदर पियरिंग कर रहे हैं बेस पियर, लेकिन बैकबोन जो आधार है ये है, ये किससे बना है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, तो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के बनी होती है बैकबोन। ठीक है, हाँ आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीएनए रुज्जुक में न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ निम्न द्वारा जुड़े होते हैं। देखो, जो दो न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए स्ट्रैंड होता है ना, उसमें डीएनए स्ट्रैंड क्या है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करता है डीएनए स्ट्रैंड्स की लेंथ, यानी कि इसमें न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के डीएनए बना होता है। तो ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के बने होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं अभी इसको, तिरछा रख देता हूं इसको। ये देखिए, ये एक डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक पेंसिल, ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर, ये देखिए, ये पूरा, ये क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, और ये पूरा ये क्या है, एक सेकंड न्यूक्लियोटाइड है ये। ठीक है ना? अब देखो, जो ये एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। और हाँ, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, इसमें जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, तो पहला न्यूक्लियोटाइड का 3 डैश एंड पे, तीसरे डैश एंड पे और इसके 5 डैश एंड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, और इसका 1 2 3 4 और ये एक कार्बन, ये 2 3 4 और ये पांचवा, तो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम एंड हो जाएगा। तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम एंड होगा और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड होगा, और इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। और देखो, ये है शुगर और यहाँ पर जुड़ा है फॉस्फेट बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में एक बॉन्ड बनता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि पेंटोज शुगर और वो नाइट्रोजन बेस के बीच बेस मिलकर के बने होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, हाँ देखिए आगे, आगे है पहला आनुवंशिक पदार्थ था या हो सकता है। देखो, ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन वाला होता है। पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था भाई, डीएनए नहीं है। और जब मैं इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे लेक्चर लूंगा, कंप्लीट लेक्चर, तो वहां पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू बता रहा हूं, तो शॉर्ट में देख लो, मैं बुक में बता रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए था। और कैसे डीएनए बना बाद में, ये बात करेंगे हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, फॉस्फेट ग्रुप द्वारा भिन्न होता है। देखिए कैसे, इसमें देखिए, इस डायग्राम में देखिए, देखो न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? ये शुगर, यहां से तो OH रहा होगा ना, CH2OH रहा होगा, यहाँ पे H हटाया होगा और फिर H रिप्लेस हुआ, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, H विस्थापित हुआ, तो इसको
फिलहाल के लिए भूल जाओ, ऐसा मानो यहाँ पर OH है, इस फॉस्फेट ग्रुप को छोड़ दो। तो ये पूरा हिस्सा फॉस्फेट ग्रुप छोड़ करके पेंटोज शुगर हो गई है और इसके साथ एक नाइट्रोजन बेस, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, इतने को। लेकिन जब इस पर ये हाइड्रोजन हट जाता है यहाँ से और इस हाइड्रोजन यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो अब ये पूरा हिस्सा जितना मैंने ये पेन से बना रखा है यहाँ पर, ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो इन दोनों में अंतर किस चीज का है? फॉस्फेट ग्रुप का। न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ ये यहाँ से समझ में आ गया ना? हाँ, तो किस चीज का अंतर होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप का अंतर होता है केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए और हिस्टोन पर कुल विद्युत आवेश होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, यूपीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन किसी साल में, अब मेरे को ईयर मालूम नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे पहले पूछे जा चुके हैं भाई एग्जाम में। ठीक है, केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की सर्वप्रथम खोज की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रेडरिक मेस्टर ने इसकी खोज की थी, केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की सबसे पहले खोज, और ये कहती 1869 में। देखो एनसीईआरटी में सन भी दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन, लेकिन बाद में अर्टमान, ये नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन हमारे एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अर्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। ठीक है, हाँ। आगे देखिए, एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है, सीधी सी बात है। देखो न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहां तक के लिए मैंने न्यूक्लियोसाइड कहा ना, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या है? एक तो पेंटोज शुगर है, ठीक है, और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर के बना है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बना है। ये फॉस्फेट ग्रुप तो पूरा न्यूक्लियोटाइड में हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड तो पूरा हो जाएगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो तो ये न्यूक्लियोसाइड है, और इसमें है एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। तो फॉस्फेट ग्रुप ये भी गलत हो जाएगा, हाँ। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस, तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया था। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 18 डबल स्टैंडर्ड भाई 18% साइटोसिन है, तो दूसरे क्षारकों का प्रतिशत होगा। सिंपल सा है। ठीक है, 100% मान लो, परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो प्रतिशत में दिया था, 100% मान लो। तो मैंने बताया तो आपको, ग्वानिन और साइटोसिन की अमाउंट इक्वल होती है डीएनए स्ट्रैंड के अंदर, और थाइमिन और एडेनिन की अमाउंट इक्वल होती है। जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा। तो साइटोसिन कितना है? 18%। साइटोसिन 18%, तो ग्वानिन भी क्या हो जाएगा? ग्वानिन भी 18%। तो 18 दूनी 36, तो 100 में से 36 घटा दो, कितना बचा? 64 बचा ना, तो 64 का आधा कर दो तो 32% ये हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 32%, क्योंकि इन दोनों की क्या होगी? इक्वल अमाउंट। तो एडेनिन कितना है? एडेनिन 32%, थाइमिन 32%, थाइमिन 18, नहीं ये विकल्प भी नहीं होगा। इसको देखो, एडेनिन 18%, नहीं एडेनिन 32%, इसको देखो, एडेनिन 32%, ठीक है, थाइमिन भी 32%, और ग्वानिन 18%, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये पूछा गया था 2015, पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, याद आ गया मुझे। ठीक है, अगला है, पहला कृत्रिम जीन किसने खोजा था? तो पहला कृत्रिम जीन जो खोजा था, खुराना ने खोजा था भाई। ठीक है, किसने खोजा था? खुराना ने पहला कृत्रिम जीन खोजा था, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला कृत्रिम जीन यानी कि पहला आर्टिफिशियल जीन खुराना ने खोजा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये नवोदय विद्यालय 2014 में पूछा गया था। नवोदय विद्यालय यानी कि पीजीटी, नवोदय विद्यालय के पीजीटी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिफिशियल जीन खुराना ने खोजा था, और इसमें 207 बेस पेयर लॉन्ग था भाई। ये 207 बेस पेयर लंबा था जो जीन इन्होंने खोजा था, और इसके लिए उनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। और जो ये जीन था, इसका नाम था सप्रेसर टीआरएनए जीन। तो आज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पे हमने चर्चा की। कल मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो पुराने एग्जाम में पूछे होंगे। ठीक है, इसी टॉपिक पे आधारित। ऑल द बेस्ट।